नमस्कार। न्यूज पोर्ट के आप सभी दर्शकों को नारायण मिश्रा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो टिकारी विधानसभा की वर्तमान स्थिति है, यानी महागठबंधन के जो उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार संजय अथर्व जी। आइए संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सबों दर्शकों को भी मेरा सप्रेम नमस्कार। संजय जी, काफी इंतजार के बाद आखिरकार महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी की घोषणा हुई और सबसे बड़ा परिवर्तन इस बार ये हुआ कि जो कांग्रेस की सीट थी अभी वो आरजेडी के खाते में गई है और अजय दांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अजय दांगी के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि ये इमामगंज से रहने वाले हैं और वर्तमान में इनकी पत्नी डुमरिया से जिला पार्षद सदस्य हैं और जिला पार्षद के जो चेयरमैन का चुनाव है उसमें भी ये लड़ चुके हैं और काफी अच्छी फाइट हुई थी उनकी वहां भी। संजय जी, आरजेडी को मिला ये विधानसभा सीट, कितना फर्क पड़ेगा इससे रिजल्ट में? मैं इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले ये कहना या ये देखना बड़ा रोचक होगा कि राजद ने अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी दौड़ नहीं, मैराथन दौड़ का आयोजन किया। लास्ट दिन, अंतिम दिन तक 11-12 बजे रात तक किसी को पता नहीं था कि ये प्रत्याशी कौन से होंगे। और जैसा कि चुनाव में होता है, हर दिन एक नए व्यक्ति का नाम आ जा रहा था और लोग आकलन में लग जा रहे थे कि अगर ये मैदान में आएंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी। बहुत सारे लोगों का नाम आया, जिसमें स्थानीय भी थे और बाहरी भी थे। अजय दांगी जी आए हैं तो निश्चित रूप से एक नया समीकरण लेके आए हैं, जिससे अनिल कुमार जो अभी तक बाधा रहित दौड़ रहे थे, एकमात्र धावक थे और दौड़े ही जा रहे थे, उनको बहुत समय भी मिला टिकारी में जनसंपर्क का, उतना महागठबंधन के प्रत्याशी को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। लेकिन इनकी ताकत समीकरण जो नया बनेगा उससे बनेगा। मैं समझता हूं कि इनकी ताकत ये है कि राजद माय समीकरण पे आधारित है, यानी कि मुस्लिम और यादव, जो उनका पक्का वोट बैंक है। और खास करके इस बार तो और ज़्यादा उनके अंदर उत्साह है क्योंकि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसमें जिस वर्ग से अजय दांगी आते हैं वो वर्ग भी बड़ा जागरूक समाज माना जाता है। वो अगर एक बारगी और तेजी से महागठबंधन के प्रत्याशी से जुड़ गया तो निश्चित रूप से अनिल कुमार का जो ये चुनावी दौड़ है वो बहुत बड़ी बाधा से सामना करेगी। यानी अनिल कुमार के लिए थोड़ा मुश्किल परिस्थिति बनेगी। यानी कि यदि कोयरी कुर्मी कुशवाहा का वोट अगर अजय दांगी की तरफ यानी महागठबंधन की तरफ जाता है तो मुकाबला कड़ा होगा। और एक बात और, ये कहते वक्त मुझे याद आ रहा है अभय कुशवाहा का यहाँ से चुनाव लड़ना, यानी आप पिछला रिकॉर्ड की बात कर। बिल्कुल। अभय कुशवाहा जब यहाँ आए थे तो अजय दांगी की तरह अप्रत्याशित नहीं थे। चुनाव के पहले से ही उनकी गतिविधि इस क्षेत्र में बढ़ गई थी, लेकिन उनके आने के बाद जो समीकरण चेंज हुआ था वो था कि दो वर्ग में पूरा समाज विभाजित हो गया था। जाति के लिए हम बिहार के लोग बदनाम भी रहे हैं, लेकिन उस समय सवर्ण वर्ग और पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC ST वर्ग, इसमें विभाजन हुआ, जिसके कारण अनिल कुमार एक लोकप्रिय नेता होने के बावजूद चुनाव हार गए थे। उनको हार का और बड़े अंतर से हारे थे। अब बड़े अंतर से हारे थे और अभय कुशवाहा को एक अच्छी जीत मिली थी। तो क्या आपको लगता है कि जब आरजेडी नेतृत्व टिकट के लिए प्रत्याशियों का चयन कर रहा होगा उसमें उसके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि यदि अनिल कुमार को पिछले 3-4 विधानसभा से अगर किसी ने हराया है तो कोयरी कुशवाहा ने हराया है। और साथ में ये भी
कि पिछली बार जो चुनाव हराया वो अभय कुशवाहा ने हरवाया, और हराया कैसे अभय कुशवाहा ने, कि राजद और जदयू के समीकरण से, यानी कि राजद का माय समीकरण और जदयू का ये जो आप बोल रहे हैं दांगी समाज हुआ, कुशवाहा समाज हुआ, इन लोगों के मेल से। बाकी जो जातियां हैं वो भी बहुत हद तक टूट गई इस बात पे कि सवर्ण आपका शोषण करते रहे हैं, या कह लीजिए कि ये क्षेत्र जो रहा है वो समाजवादियों का अच्छा प्रभाव रहा है अवधेश बाबू के समय से ही, अवध बाबू के समय से ही, तो उसका प्रभाव इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण चुनाव का परिणाम ये हुआ। तो आपको लगता है कि इस बार भी ऐसी कोई जो समीकरण है वो बनने की संभावना आपको लग रही? नहीं, बल्कि मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर अनिल कुमार जो अभी तक निर्बाध दौड़ते रहे हैं, अगर उनको चुनाव जीतना है तो उनको पूरी कोशिश करनी होगी कि जाति के आधार पर समाज दो वर्गों में न बंटे। अच्छा, एक बात और, जैसे महागठबंधन के टिकट के दौर में बहुत सारे लोग थे जिसमें हर समाज से लोग थे, यानी भूमिहार, राजपूत, जादव, मुस्लिम, लेकिन अचानक ये दांगे को ये मिला, तो जो बाकी जो इस दौड़ में थे, क्या वो उनका विरोध नहीं दिखेगा दांगे के साथ? मुझे लगता है कि पार्टियां जानबूझ के ऐसा करती हैं। जैसा आपको याद होगा कि पिछले बार सुमंत को भी जो टिकट मिला था वो ऐसे ही सब कोई चौंक गए थे, क्योंकि लड़ाई में अशोक गगन और ये वो आ रहे थे, यहाँ से सत्येंद्र नारायण जी वहाँ जम का विरोध भी कर रहे थे, जम करके स्थानीय प्रतिनिधि को टिकट मिलना चाहिए, मिला भी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो उस दौड़ में ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा था। मुझे लगता है कि अजय दांगी भी इसमें कुशल हुए, उन्होंने अपनी पकड़ दिखाई कि बिना ऊपर आए हुए और अंदर अंदर उन्होंने एक बाजी तो जीत ली। और अंतिम समय में टिकट की घोषणा, जैसे जिस दिन आज पिछले रात में, आज सुबह इसकी चर्चा हुई कि अजय दांगी उम्मीदवार होंगे, तो क्या अन्य का विरोध ना हो, इसके लिए, इसके चलते अंत में इसको टिकट को फाइनल किया गया? हाँ बिल्कुल, मतलब एक जाति के तौर पर भी यहाँ वैसी कोई गतिविधि नहीं है जिससे कि वो जिस जाति से आते हैं उसके प्रति विरोध हो, या फिर अजय दांगी इस क्षेत्र के लिए विवादित नहीं रहे हैं, जाना पहचाना नाम नहीं है, तो इसका लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन भारी पड़ेंगे अनिल कुमार उन पे, इसलिए कि लगभग हर गांव में, हर घर में अनिल कुमार ने इस चुनाव में भी जनसंपर्क किया है, और पिछले जो उनके कार्यकाल में लोग उनसे जुड़े रहे हैं वो तो जुड़े हैं ही। तो इस कारण से अभी चुनावी दौड़ में अनिल कुमार आगे जीतते हैं। अब ये जो नए महागठबंधन के प्रत्याशी मैदान में आज से उतर रहे हैं, उनको ये देखना होगा कि कितना जल्दी वो जनसंपर्क को अपने, चूंकि उनके पास समय अब बहुत कम है, 20 दिन का समय है। हाँ, तो जनसंपर्क को वो कैसे गांव गांव तक पहुंच पाते हैं, कैसे प्रभावी बना पाते हैं, इस पर निर्भर करता है। 20 दिन का समय है, और एक विधानसभा के लिए 20 दिन का काफी समय होता है, क्योंकि यदि हर दिन 8 से 10 गांव भी कवर किया जाए तो मैं समझता हूं कि 20 दिन में काम पूरा हो सकता है, उनका प्रचार पूरा हो सकता है। और ये कहते थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, लेकिन कहना मजबूरी है पत्रकारिता धर्म के कारण, कि अभी तक जो एनडीए के उम्मीदवार थे डॉक्टर अनिल कुमार, वो हवा में तलवार चला रहे थे। अब उनके सामने प्रत्याशी उतरे हैं, तो अब उनको देखना होगा कि सामने वाला पैतरेबाज, तलवारबाज कितना है, उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। तो एकदम परिदृश्य बदल गया है, और आज से अनिल कुमार को भी एक नए तरीके से चुनाव प्रचार में कूदना पड़ेगा, जिसका जवाब अजय दांगी देंगे, और अजय दांगी जो संपर्क करेंगे, जो चुनाव संपर्क करेंगे, उसका जवाब अनिल कुमार को देना होगा। अच्छा, ये जनसुराज जो तीसरी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी कहें या ना कहें, लेकिन तीसरी राजनीतिक पार्टी है, हाँ, जो चर्चे में है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे विचार से, जैसा मैं महसूस करता हूं, कि इस विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज को बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस जाति से आए हैं जनसुराज के उम्मीदवार, वो जाति इस बार बहुत ही ज्यादा अग्रसर है
तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल अब आपसे। जैसे तीनों प्रत्याशी जो मुख्य रूप से राजनीतिक दल वाले हैं उनकी घोषणा हो गई है और संजोग से तीनों बाहरी हैं, मतलब टिकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले, इसमें एक भी प्रत्याशी नहीं है। और काफी लोगों को, जैसे अन्य राजनीतिक दलों से ये मांग की जा रही थी कि स्थानीय प्रत्याशी दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या टिकारी के भाग्य में हमेशा बाहरी विधायक ही हैं? अभी तक तो यही स्थिति बनी है कि हर बार किसी न किसी तरीके से जो चुनाव होता है, जैसे जन सुराज से डॉक्टर बी डी शर्मा बहुत मेहनत कर रहे थे, स्थानीय थे वो, लेकिन पार्टी को लगा कि नहीं डॉक्टर शशि उसमें ज़्यादा प्रभावी होंगे, उन्होंने उनको ये दिया। फिर अगर आप देखें तो टिकारी विधानसभा से कांग्रेस के केवल 57 संभावित प्रत्याशी थे और उसमें से एक का भी चयन नहीं होना। फिर राजद जो अंदर अंदर चल रही थी वो अचानक से राजद इस क्षेत्र के लिए पार्टी बन गई, ये भी एक चौंकाने वाली बात है। और उसमें भी अजय दांगी का आना, यहाँ से बहुत सारे लोग थे, जैसे सुरेश यादव थे या खुद अजय दांगी के बड़े गहरे मित्र हैं सुभाष जी। सुभाष खुद एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रहे हैं और वो भी संभावित प्रत्याशी हो सकते थे। तो इन सब के बावजूद अजय दांगी का चयन करना, निश्चित रूप से राजद के जो रणनीतिकार हैं उनमें कुछ विशेष देखा है। इस कारण मुझे लगता है कि ये राजद की गहरी चाल है, क्योंकि उसे पता है कि टिकारी विधानसभा में यदि यादव को वोट नहीं मिला तो भी यादव उनको वोट करेंगे, मुस्लिम को अगर प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो भी वो वोट करेंगे। लेकिन कोयरी, दांगी, कुशवाहा एक ऐसी जाति है कि यदि उनके कोई प्रत्याशी नहीं होते तो उनका वोट निश्चित रूप से एनडीए की ओर जाता, अधिकांश वोट। बिल्कुल। और जब टिकारी के राजनीतिक चुनावी समीकरण की बात करते हैं तो कोई संदेह नहीं है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी अगर सुबोध कुमार आते हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की, आज वो अपना नामांकन करवाए, हाँ, तो आते हैं तो उसका घाटा एनडीए को मिलेगा, जितना भी मिलेगा एनडीए को मिलेगा। क्योंकि इधर के चुनाव में पहले तो राजद से जुड़े रहे थे राजपूत समाज के लोग, लेकिन इधर के चुनाव में एनडीए काफी प्रभावी हो गई थी, तो एनडीए का वोट ही कटेगा ये प्रत्याशी। तो अब आज टिकारी अनुमंडल कार्यालय में काफी गहमागहमी की स्थिति है। बहुत सारे प्रत्याशी, चूंकि आज अंतिम दिन है नामांकन करा, तो बहुत सारे प्रत्याशी को नामांकन होगा और इसके बाद जो स्थिति बनेगी उससे हम आपके सामने आएंगे। बहरहाल फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके जीवन से अंधेरा छटे और प्रकाश आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम दोनों को विदा कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ।